दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। सांसदों की संख्या में छेड़छाड़ हुई तो बिगड़ जाएगा संघीय संतुलन। परिसीमन को लेकर के जो बैठक आज हुई है, जिसकी चर्चा काफी दिनों से हो रही थी कि 22 तारीख को ये पता लग जाएगा कि दिल्ली के सर में कितना दर्द होने वाला है, या फिर दक्षिण भारत जो है वो अपने हक के लिए किस तरह सामने आने वाला है। क्योंकि ये जो परिसीमन की चर्चा हो रही है, अब से हमारी पहले भी चर्चा हुई थी इस पर कि ये जनसंख्या के आधार पर नहीं हो, इसको लेकर दक्षिण भारत लगातार वहां की तमाम पॉलिटिकल पार्टी इस बात पर बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में परिसीमन को लेकर बैठक हुई और इस बैठक में शामिल होने के बाद भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने कहा कि केवल जनसंख्या ही परिसीमन का मानदंड क्यों होना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है और इसको लेकर जो चर्चा आज हुई है, इस बैठक की अध्यक्षता तमिलनाडु सीएम एम.के. स्टालिन ने की। वहीं इस बैठक में तेलंगाना के प्रमुख विपक्षी बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव शामिल हुए। बैठक के बाद पत्रकारों से उन्होंने बात की और एक कहा, हम प्रस्ताव कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को राज्य के भीतर विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ानी चाहिए ताकि जहां भी जनसंख्या में वृद्धि हो, प्रतिनिधित्व, बेहतर प्रशासन और विकेंद्रीकरण की चुनौतियों से निपटा जा सके। क्योंकि सांसदों की संख्या में छेड़छाड़ अगर हुआ तो संघीय संतुलन बिगड़। चर्चा की बात पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजीव खन्ना जी और साथ में डॉक्टर सूरज मंडल हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। इस बात को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि सूरज जी, आप इस पूरी मुद्दे पर बड़ी गहरी पकड़ रखते हैं और राजीव जी, आपने इतने सालों से लगातार जो पत्रकारिता की है, आप जानते हैं कि ये मामला अगर बिगड़ा तो किस तरह से बिगड़ेगा। सूरज जी, मैं पहले आपसे शुरू करना चाहूंगी इस बात को और हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि आपने इस पर जो अपनी पकड़ बनाई है इस खास मुद्दे पर, परिसीमन पर, ये अगर बिगड़ा तो क्या होगा, किसको इसका नुकसान, किसको फायदा? क्योंकि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होता है तो बीजेपी को काफी फायदा होगा, उत्तर भारत की सीटें बढ़ जाएंगी और वहीं पर दक्षिण भारत को इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। तो क्या बात इतनी ही है या बात कुछ और भी इसके अंदर है? मैं परिसीमन पर आपको जो जानकारी देने से पहले इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। जो परिसीमन होता है वो एक तरह से हर 10 साल में जो सेंसस होता है उसके बाद होना चाहिए, ऐसी संविधान अनुरूप एक परमिशन दिया हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ जो पुरानी जो हुआ है, जो इसके पहले परिसीमन, उसमें दो बहुत अहम बातें सामने आई। सबसे पहली बात थी ये कि जब 1971 के बाद परिसीमन का जो प्रयास किया गया तो उसमें एक बात सामने आई कि जो श्रीमती इंदिरा गांधी जो उस समय सत्ता में थी, प्रधानमंत्री थी, और जिनके पार्टी का और जिनकी सरकार का एक प्रमुख उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण था, उस आधार पर दक्षिण भारत के कई राज्य जो थे वो लगातार अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करने में सफल हो रहे थे। वहीं उत्तर के कई राज्य जो हैं उनकी जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। तो परिसीमन के लिए दो मुद्दे बहुत जरूरी है। पहला मुद्दा क्या होना चाहिए कि इट इज सेड कि आप एक भौगोलिक स्थिति के हिसाब से एक चुनाव क्षेत्र का की परिसीमन करें, अन्यथा जो है एक प्रशासनिक इकाई के आधार पर आप उसका परिसीमन करें। यानी कि जनसंख्या को ही एक मापदंड बनाया जाए, ये जरूरी नहीं था, लेकिन ये जरूर तय था कि जनसंख्या के अनुरूप हर क्षेत्र का जो है एक व्यवहारिक प्रतिनिधित्व संसद में झलकना चाहिए। और लेकिन उस समय क्या देखा गया कि उस परिसीमन के बाद दक्षिण भारत के कई राज्यों के जो लोकसभा सीटें हैं वो घटने वाली थी और उत्तर भारत के कई राज्य, खासतौर से बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनाव क्षेत्र बढ़ने वाले थे, जिसका उस समय भी विरोध किया गया। तो श्रीमती गांधी ने एक प्रस्ताव संसद में लाया जिसके अनुसार यह तय किया गया कि अगले 25 वर्षों तक जनसंख्या जो है वो परिसीमन का आधार नहीं होगा, और जो आधार होगा वो अगर परिसीमन जरूरी हुआ तो वो इस तरह से होगा कि हर एक लोकसभा क्षेत्र को उस राज्य में दूसरे क्षेत्रों के अनुरूप घटाया बढ़ाया जा सके, लेकिन पूरे राज्य में जो कुल सीटें हैं उसमें कोई छेड़छाड़ न की जाए। उसके अनुरूप 2002 में जब अटल जी की सरकार थी, उस समय एक परिसीमन का जो कमीशन बना
और जिसमें प्रमुख रूप से योगदान था अरुण जेटली साहब का, उसमें ये इस बात को लेकर लोग आगे बढ़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो तमाम अपनी जो भी पहल करती है उसके पीछे एक राजनीतिक मंशा या उनके पीछे एक उनका उद्देश्य होता है। उस समय भी यही किया गया। जो मैंडेट था उस परिसीमन कमीशन का, यानी डिलिमिटेशन कमीशन का, वो मैंडेट था टू मेक सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ ऑल द constituencies, Lok Sabha constituencies, Vidhan Sabha constituencies, and make them closer to each other. For example, दिल्ली में एक लोकसभा क्षेत्र है चांदनी चौक, जो कि बहुत छोटे भौगोलिक और जनसंख्या अनुरूप जगह के आधार पर है, और वहीं दिल्ली में एक क्षेत्र है बाहरी दिल्ली, जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र और बड़ी जनसंख्या के आधार पर। तो उन दोनों के बीच में एक समन्वय हो और एक काट छाट करके वहीं दिल्ली में जो अलग अलग लोकसभा क्षेत्र है उसको एक तरह से उसमें अधिक फर्क नहीं दिखे, उसको किया जाए। लेकिन ये डिलिमिटेशन कमीशन ने अपने मैंडेट से आगे बढ़ के काम करना शुरू किया। उन्होंने क्या किया, ना भौगोलिक स्थिति को देखा, न प्रशासनिक स्थिति को देखा, उन्होंने जनसंख्या के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाले जनसंख्या को और क्षेत्रों को एक तरह से इस तरह से बनाने लगे कि विपक्षी दलों को उसका फायदा न हो और भारतीय जनता पार्टी को हो। उस डिलिमिटेशन कमीशन में जो पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स थे उसमें रामविलास पासवान जी थे, लोग जनशक्ति पार्टी से, और राजद से उसमें रामकृपाल यादव थे। लेकिन ये इन पार्टीज को और खास तौर से जो राजद के प्रतिनिधि थे रामकृपाल यादव, उनको वो हार्डली उनको कोई इंटरेस्ट था। वो उस समय घूम रहे थे जब फाइनल स्टेजेस में था डिलिमिटेशन कमीशन का जो रिकमेंडेशन आने का जो समय आया, तो वो विदेश के दौरे पर थे। रामविलास पासवान जी की पार्टी ने यह प्रयास जरूर किया, भरसक प्रयास किया कि किसी भी तरह से जो रिजर्व क्षेत्र है उसमें कमी नहीं हो, और उसमें वो कामयाब भी रहे। और कुछ क्षेत्रों में, जैसे उदाहरण के लिए मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र का नाम सहरसा होने वाला था, लेकिन चूंकि शरद यादव वहां से प्रतिनिधित्व कर रहे थे, शरद यादव जी के हस्तक्षेप से मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र, जिसमें सहरसा लोकसभा क्षेत्र को मिला दिया गया, और एक तीसरा क्षेत्र वहां सुपौल लाया गया। वहां पर उसका नाम जो है मधेपुरा ही रखा गया, और दूसरा एक क्षेत्र सुपौल बना। तो ऐसी ही परिस्थिति आज पुनः उत्पन्न हो गई है, जब वो 25 वर्षों का जो एक कैप था, जो एक लिमिटेशन था, वो छोड़ के अब डिलिमिटेशन होने वाला है। और इसलिए भी होने वाला है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि जो नया संसद बना है उसमें सांसदों की तादाद बढ़े, और इसके लिए उन्होंने एक नए भवन का भी जो निर्माण किया है उसमें जो सीटें हैं बनाई गई वो अधिक है। साथ ही ये मुद्दा जुड़ा हुआ है महिला आरक्षण से, क्योंकि ये महिला आरक्षण जो आने वाला है संसद में, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो डिलिमिटेशन के बाद ही ये जो है इसको प्रभाव में लाया जाएगा। लेकिन आप सबसे अहम बात देखिए और सबसे बड़ा पैराडॉक्स देखिए कि बिना सेंसस के, यानी 2021 का सेंसस जो अब 5 इयर्स डिलेड है, 2025 तक शुरू भी नहीं हुआ है, उसको छोड़कर वो डिलिमिटेशन का डिबेट शुरू कर दिया। तो इसके पीछे राजनीतिक मंशा है। मैं समझता हूं कि एम.के. स्टालिन और दक्षिण भारत के राज्य जो इसके लिए चिंतित है, वो सही ढंग से चिंतित है, सही रूप से चिंतित है। उनकी सीटों की अगर तादाद घटती है तो उनके यहाँ जो एक विकास का मापदंड है, एक जनसंख्या नियंत्रण के जो कार्यक्रम है, और जनसंख्या को जिस तरह से उन्होंने कोशिश की है कि एक तरह से नियंत्रित ही नहीं की जाए, शिक्षित की जाए, वो सारे जो उनके प्रयास हैं वो एक जो नए लोकतंत्र का समीकरण होगा उसमें वो फेल कर जाएगा। और इस तरह के जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है उनके लिए ये अहम बन जाएगा। इस परिस्थिति में ये मीटिंग की गई है, और जो भी आज इस मीटिंग में निर्णय लिया गया है, मैं समझता हूँ वो बिल्कुल वाजिब है। दक्षिण भारत के राज्यों की चिंताएं वाजिब है। लेकिन दिलचस्प बात देखिए
कि चंद्रबाबू नायडू और जगन रेड्डी वगैरह जो हैं, जो आंध्र प्रदेश में जो तीनों अलग अलग पार्टियां हैं, बी फॉर चंद्रबाबू नायडू एंड जे फॉर जगन रेड्डी एंड पी फॉर पवन कल्याण, ये सारे बीजेपी के ही हैं और ये लोग अधिक इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। जी मैडम। राजीव जी, आपका क्या कहना है ये पूरी परिसीमन की घटना को लेकर? देखिए, सूरज जी ने बिल्कुल सही बातें की हैं। उसके अलावा मैं कुछ और चीजें कहना चाहूंगा। पहली चीज तो ये है कि सबसे बड़ा सवाल, सेंसस क्यों नहीं करवाया जा रहा? और सेंसस भी जब हम बात करते हैं तो सेंसस को लेकर कास्ट सेंसस की बात भी आती है, तमाम मुद्दे उससे जुड़े हुए हैं। सेंसस का डिले जो है मैडम, वो प्योरली कास्ट सेंसस के डिमांड को अंडरमाइन करने के लिए है। अभी जो सर राजीव सर बोल रहे थे कि सेंसस को कि नहीं करवाया जाना एक तरह से असंवैधानिक और देश के इंटरेस्ट के साथ एक घोर अन्याय ही नहीं, एक देशद्रोह का मामला है। और इसके पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि जो एक बहुत बड़ी मांग उठ रही है जाति जनगणना की, उसको एक तरह से नल एंड वॉइड करने के लिए, और ऐसी परिस्थिति में सेंसस को शुरू करवाना जिसमें इस डिमांड को नहीं रखा जाए या कास्ट सेंसस नहीं किया जाए, इसी के लिए सेंसस डिलेड है। और सेंसस डिले का कोई ऐसे जो क्लैरिफिकेशन या उसके पीछे जो इनकी जो एक तरह से जो होना चाहिए एक्सप्लेनेशन, वो नहीं आ रही है। आप जानते हैं कि किस तरह से जो यूरोपीय देश कोविड के दौरान भी 2021 में से लेके 22 तक उन्होंने किया था। जी सर आ गए हैं, अपनी बात रखें। जी, जैसा मैं कह रहा था, ये एक तो मुद्दा ये है कि सेंसस क्यों नहीं हो रहा, और वो अपने आप में बहुत पेचीदा मसला है, क्योंकि कास्ट सेंसस की डिमांड भी हो रही है। और जैसा कि मैंने कहा कि सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है सेंसस ना हो पाना, क्योंकि सेंसस पे हमारा बहुत कुछ डिपेंड करता है, खासतौर पर हमारी फ्यूचर प्लानिंग और हमारी फ्यूचर जो हमारी डेवलपमेंट का पाथ है वो डिसाइड होता है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, जो आज चिंताएं व्यक्त की गई, मैं बिल्कुल उससे सहमत हूं, क्योंकि यहां सवाल फेडरलिज्म का, और फेडरलिज्म सिर्फ डिलिमिटेशन या इलेक्शन तक ही सीमित नहीं है। फेडरलिज्म की जब हम बात करते हैं तो इस देश में ऑलरेडी बहुत से फेडरल मुद्दे हैं जिनको सुलझाना बहुत जरूरी है, और बजाय इसके कि चीजों को और जटिल किया जाए। ऑलरेडी हम देखते हैं, जिस तरीके हम ये देखेंगे, जो छोटे राज्य हैं, मैं हिमाचल में हूं, हिमाचल को ले लीजिए, नॉर्थ ईस्ट को ले लीजिए, फिर हम बात कर रहे हैं साउथ की। अगर सीटें जो हैं वो बढ़ती हैं केवल यूपी, एमपी, बिहार में, तो फिर इन स्टेट्स की जो ऑलरेडी एक आवाज, जिनको कम स्पेस मिलती है, वो और घट जाएगी। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, इस सरकार का खुद का रवैया जो है, पर्टिकुलरली उन स्टेट्स के प्रति जहां पर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं, उस पर बहुत बड़े सवाल हैं। चाहे हम पंजाब की बात करते हैं तो वहां रूरल डेवलपमेंट फंड्स की बात आती है, या फिर जीएसटी शेयर्स की बात आती है। हिमाचल की हम बात करते हैं तो जो 2 साल पहले यहां पर डिजास्टर हुआ, उसको लेकर जो हेल्प की बात आती है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां पर डेवोल्यूशन ऑफ पावर है, डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स है, डेवोल्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। वहां पर इस सरकार का रिकॉर्ड जो है ना, उस पर बहुत बड़े सवाल हैं। और उस सब के बीच में जब ये डिलिमिटेशन की बात आ रही है और बातें आ रही हैं कि हम सीटें बढ़ाने की कुछ राज्यों में जहां बढ़ेंगी और फिर कुछ जगह कम होंगी, तो उस पे बहुत से सवाल उठने बिल्कुल लाजमी है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।